अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सबसे अहम खबर, आज हुकूमत को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक और धचका लगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाहिद नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने बतौर कमीशन मेंबर इस्तीफ़ा दे दिया है। अख्तर हुसैन, जो वकला के गैर जानिबदार नुमाइंदे समझे जाते हैं, ने कहा कि वो हालिया मुतनाज़ अदालती तकर्रियों की वजह से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। जजेस की तैनाती का अमल, जो कि पहले भी मुतनाज़ था, क्या अब इस पर मज़ीद सवालिया निशान लग गया है? क्या इससे मौजूदा अदालती बहरान गहरा होगा? और अगर जजेस की तैनाती मेरिट पर ना हो तो इंसाफ के निज़ाम का क्या बनेगा? इसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार ने पीका के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों के साथ खड़ा होने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो पीका तरमीमी एक्ट को रद्द करते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अख्तर हुसैन साहब, सीनियर वकील हैं और मुस्ताफ़ी मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इधर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है मियाँ रऊफ़ अता साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, सीनियर वकील हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खेलदास कोहिस्तानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और जल्द ही हमें जाहिद हुसैन साहब भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले अख्तर हुसैन साहब, चूँकि इस्तीफ़ा आज आपने दिया है और इस्तीफ़ा देने के बाद आप वो वाहिद मेंबर हैं बार्स की तरफ से जो बाहर निकल आए हैं JCP से, मुझे ये बताइए कि इस्तीफ़ा देने की वजह क्या बनी? आपने सिर्फ एक ही लाइन लिखी और आपने कहा कंट्रोवर्सीज विद रिगार्ड टू जुडिशल अपॉइंटमेंट्स। तो स्पेसिफिकली आप बताएंगे कि कौन से ऐसे मामलात थे जिसके नतीजे में आपने इस्तीफ़ा दिया? मुझे भी बात यह है कि ये ज़रा सवाल का जवाब देने के लिए इस्तीफ़े में तो इतना ही लिखा जा सकता है। मैं समझता हूँ इस्तीफ़े में कोई मिसालें नहीं दी जा सकती। ठीक, वो मैंने एक लाइन में लिख दिया कि ऑन कंट्रोवर्सीज, प्रेजेंट कंट्रोवर्सीज। लेकिन ज़रा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा इस सवाल के जवाब में कि पिछला जो कमीशन 26वीं, मतलब ये सवालात आज क्यों पैदा दोबारा हो रहे हैं, वो उसका आप ज़रा पीछे देखें। जो 18वीं और 19वीं तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन था 26वीं तरमीम से पहले, मैं 3 दफ़ा मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल ने यूनानिमसली नॉमिनेट किया, क्योंकि जो हमारे बार के इलेक्शंस में मुखालिफ ग्रुप रहता है उन्होंने भी कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट पर उनको इतराज़ नहीं है। तो मैं एक्चुअली यूनानिमस विल ऑफ द बार को रिप्रेजेंट करता था। पिछले जो हमारा कमीशन था उसके अंदर आपको पता है कि रेगुलरली हम इन 3, 4, 5 साल जो है वो ये कोशिश करते रहे कि जुडिशल कमीशन के रूल्स अमेंड हों, डिस्क्रिशंस ख़त्म हों, सीनियरिटी प्रिंसिपल को लिया जाए, बार के अरकान के साथ जो है वो कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन की जाए। लेकिन चूँकि जजों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, 6 जजेस थे, 3 दूसरे नुमाइंदे, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड मैं बार काउंसिल का नुमाइंदा, तो जजेस अपना फैसला करके आते थे और अपॉइंटमेंट इसी तरह से हो जाती थी, हम कुछ भी एतराज़ात करें। इन तमाम सारे पीरियड में किसी चीफ जस्टिस ने जो है उन रूल्स को अमेंड करने के लिए तैयार नहीं थे और कोई अपनी डिस्क्रिप्शन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पार्लियामेंट्री कमेटी को रिडेंडेंट कर दिया था अपनी जजमेंट्स के ज़रिए से। तो हमारी फिर बार काउंसिल की तरफ से ये तजावीज़ आने लगी कि पार्लियामेंट्री कमेटी के नुमाइंदों को कमीशन में करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए। ये भी हमारी तरफ से ही डिमांड आई थी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। अब आप 26वीं तरमीम पे आ जाएं। आपको याद होगा कि आपके साथ ही मैंने प्रोग्राम किया था 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन के पहले इजलास से 1-2 दिन पहले, और मैंने उसमें यह अर्ज़ किया था कि अगर जो माजी के तजर्बे को सामने रखते हुए अगर ये कमीशन जिसमें नॉन जुडिशल मेंबर्स की मेजॉरिटी है, अगर ये भी मेजॉरिटी की बेस के ऊपर जो वोटिंग से फैसले करेंगे तो ये सिस्टम भी नहीं चलेगा। इस पर भी बहुत सारे सवालात उठेंगे। चुनांचे आप ये देखें कि तमाम तर जितने भी आप देखें कि इसमें यह भी प्रोवाइड किया गया है कि हर मेंबर कमीशन का जो है उसको राइट है नाम प्रपोज करने का। आप 5 वैकेंसीज हैं, 50 नॉमिनेशंस आ गए हैं, 50 आदमियों के जजमेंट्स, 5-5 जजमेंट्स या उनकी प्लीडिंग्स किसी के पास पढ़ने का ना टाइम है ना पढ़ सकता है 8-10 दिन में जो एजेंडा आता है उसके तहत। तो हमने कहा था कि भाई रूल्स के अंदर ये प्रोवाइड किया जाए कि एक कमेटी बने, जो कमेटी कंसेंसस क्रिएट करे, जिसमें बेशक 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, अटॉर्नी जनरल हो, बार का नुमाइंदा हो,
तो वो कोई इसके ऊपर रियली एफर्ट्स करें कि भाई मेरिट्स बेस के ऊपर उनको शॉर्ट लिस्ट करें और कंसेंसस डेवलप करें और कमीशन में लेकर जाएं। अब 50 आदमियों का नाम कमीशन के पास जाता है, किसी को पढ़ने की है नहीं है, और वो मेजॉरिटी तो की आप वोट क्या की बुनियाद इसलिए के ऊपर रिजाइन दे फैसला हो रहे हैं जाता है। अख्तर हुसैन साहब के आपकी जो तजवीज़ थी कि कमेटी फॉर्मुलेट होनी चाहिए जिसके तहत जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाएं ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं और मेरिट की बुनियाद पे किए जाएं और फिर आपको सामने जो है वो किया जाए, क्या इस वजह से आप रिज़ाइन कर रहे हैं कि वो कमेटी नहीं बनी या कि मेजॉरिटी के तहत जो है तैनातियाँ हुई हैं? ये क्लियर कर दीजिए। नहीं बीबी, बात यह है कि ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये तो एक इशू है ना। मैंने कहा कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि आज आपने 3-4 महीने के बाद क्यों रिज़ाइन किया। मैंने कहा भाई आप ये क्यों नहीं पूछते कि मैंने पिछले 5 साल में क्यों नहीं रिज़ाइन किया। तो एक सिस्टम के अंदर आपको टाइम लगता है कुछ चीज़ों को देखने में कि शायद कोई बेहतर डेवलपमेंट हो, लेकिन मैंने ये देखा कि भाई अब आप ट्रांसफ़र तो हो सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लेकिन जिस तरह से ट्रांसफ़र हुई और एक जज साहब को सीनियर मोस्ट जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनाया गया इसलिए कि वो कल उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए, ये किसी सूरत में कबूल नहीं है और ये इससे ज़्यादा कोई कोर्ट पैकिंग हो नहीं सकती। और इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी डिसएग्री करते थे कि वो सीनियर मोस्ट नहीं हो सकते, ज़ाती राय में उनकी जुडिशल राय नहीं है, ज़ाती उनके ओपिनियन के मुताबिक। तो मैंने ये कहा था कि भाई आप वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनको फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में ना लाएं आप, क्योंकि ये फर्दर डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट होंगे। अभी उनकी सीनियरिटी के मसले को तय होने दें और फिर उसके बाद वहाँ के चीफ जस्टिस को ले आए, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस को ले आए तो दूसरे दिन उसी दिन आपको एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाना पड़ेगा, उसी बाद तो उसके बाद आपको उनको कंफर्म चूंकि मैं चाह रही हूँ कि आगे भी बढ़ूँ, अख्तर साहब मैं आपकी जानिब फिर से आऊँगी, मगर जो आपने बात समझाई है वो यही है कि आपने इस्तीफ़ा इसलिए दिया चूँकि कोर्ट पैकिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को पामाल किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के एक ऐसे जूनियर जज को लेके आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अब चीफ जस्टिस बनेंगे, और फिर जस्टिस आमिर फारूक को एलिवेट कर दिया गया, यही वजह है? जी अच्छा इसके ऊपर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने आज एक ख़त भी लिखा है रऊफ़ता साहब, और उन्होंने ये कहा है कि जो पिटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कि जी आप कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं और आपको सीनियरिटी का प्रिंसिपल पामाल नहीं करना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर भी पिटिशन जो उन्होंने दायर की है उसके ऊपर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने उसको इंडोर्स किया है। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहाँ खड़ी है इस मसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपना पहले भी स्टांस वाज़े कर चुकी है कि दस्तूर का आर्टिकल 200 जो है सदर पाकिस्तान को इस बात की पूरा इख्तियार देता है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किसी भी जज को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन उस जज की रजामंदी ज़रूरी है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मशावरत ज़रूरी है, और जो रेलिवेंट कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी मशावरत भी ज़रूरी है। अगर वो ये पूरा अमल जो है इस तरह मुकम्मल कर लेते हैं तो ये आइन इस बात की इजाज़त देता है, क्योंकि आइन के तालब तो वो यही कह रहे हैं कि हमने आइन के तालब होने के सीए से जो आपके ज़हन में बात आ रही कि सीनियरिटी उनकी वो रहेगी नहीं रहेगी, तो मेरे नज़दीक है सीनियरिटी चूँकि 1976 से पहले कॉमन हाई कोर्ट थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट। 1976 के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुई तो सिंध हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफ़र होकर आए, तो ना उनको ओथ दिया गया ना उनकी कोई सीनियरिटी का इशू वहाँ पे उठा, लेकिन चूँकि इस मरहले पे भी ये उठाया जा रहा है चूँकि उनकी सीनियरिटी पोजीशन मुतासर हुई है जो लाहौर हाई कोर्ट से जो डोगर साहब आए हैं यहाँ पर, तो बाकी 5 जजेस की सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन ना मेरे नज़दीक तो ना उनका ओथ होगा और वो अपनी सीनियरिटी को कैरी करेंगे। और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल की थी, रिप्रेजेंटेशन उनकी जो है वो खारिज हुई है, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, देखते हैं जो पिटीशन में उनका क्या फैसला आता है। इंडोर्स नहीं करते, जो कोर्ट ने फैसला करना है हम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेंगे। ठीक है खेलदास साहब, आप हुकूमती नुमाइंदे हैं, ये मामला बड़ा गंभीर है चूँकि इसके अंदर रूल ऑफ लॉ से जुड़ा हुआ है ये मामला। अख्तर हुसैन साहब ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी है, अब उनकी जो रेजिग्नेशन है वो काफ़ी इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक है चूँकि क्रेडिबिलिटी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर ऑलरेडी एक सवालिया निशान था तकर्री के हवाले से, अब एक मज़ीद सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, इसलिए चूँकि उन्होंने आज भी ये बात इसी प्रोग्राम पे अभी कह दी है कि जी कोर्ट पैकिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और गलत तरीके से जस्टिस आमिर फारूक को एलिवेट किया गया टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो इतना बड़ा आपने मुतनाज़े फैसले लिए हैं, आप इसको अवॉइड भी तो कर सकते थे।
पहली बात यह है, जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है उसको जो एक सियासी जमात है उसने तो बड़ी कोशिश की है। हालांकि उन्होंने सपोर्ट भी मौलाना फजल रहमान साहब के थ्रू की और उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रही है, जुडिशल कमीशन का आज तक हिस्सा है। अब जो सवालात उठते हैं या जो बात होती है, पहली बात तो ये है कि देखें 26वीं आईनी तरमीम हमारे पार्लियामेंट ने बनाई है। पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, पार्लियामेंट का काम है आइन में तरमीम करना, कानून लाना। ये अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आज है तो आइन पाकिस्तान 73 के आइन के तहत है। तो हमें पहली बात ये तस्लीम करना होगा, किसी भी तौर पे कोई आवाज़ आती है, हमने पहले भी कहा है आज भी कहते हैं कि ये आइनी तरमीम एक हमारा अमल था, उसको हुआ। जो सवालात आप उठा रही हैं जो अख्तर हुसैन साहब के इस्तीफ़ा के हवाले से, देखें ये रूटीन में इस तरह होता है, कोई ये नई बड़ी बात नहीं है। ज़ाहिर है एक नया जुडिशल कमीशन बना है, उसमें जो भी इस किस्म की इस्तीफ़ा आती तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई दूसरा बंदा अपॉइंट होगा। मेरे ख्याल में अख्तर साहब की जो रिटायरमेंट है उसमें कितना वक्त है मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि कानूनी तालिब-इल्म नहीं हूँ, को 3 महीने की है या क्या। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इस तरह होता है। अगरचे जब तक जिस तरह हमारे पास जमहूरियत पूरी तरह नहीं है, इसी तरह इदारों में ज़ाहिर है जो कानून बनते हैं या कोई नहीं, मगर आपके पास एक चॉइस भी थी कि आप कंसेंसस के तहत आप चल सकते थे, मेजॉरिटी रूल आपको अपनाने की ज़रूरत नहीं थी जेसीपी के अंदर। और जिस तरह अख्तर हुसैन साहब कह रहे थे कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनकी काविश थी कि जी मामलात हल की तरफ जाएं। उन्होंने ये कहा कि आप मेरिट के ऊपर पहले शॉर्ट लिस्टिंग कर लें, आप एक कमीशन बना दें और मेरिट के ऊपर जो 50 नाम आए हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके आगे भेजें, मगर वो भी नहीं हुआ। और फिर हमने देखा कि एक 14वें नंबर पे या 15वें नंबर पे जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे उनको एलिवेट करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले लिया गया। और आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से ही डिसेंट की आवाज़ें जुडिशरी की तरफ से आ रही थी। तो ये अगर आप इसको ब्रॉड पिक्चर में देखें तो ऐसा लगता है कि आप जुडिशरी के अंदर से जो आपके खिलाफ फैसले आ रहे हैं आप उन पे काबू पाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि आप जो अपने घर के मसाइल हैं ना वो घर के अंदर हल करें। एक फोरम है जहाँ पे अक्सरियत राय से कोई डिसीजन होता है किसी भी फोरम पे। जब आप बाहर आके जिस तरह अख्तर साहब ने कहा कि मैंने इस्तीफ़ा में इस तरह नहीं लिखा है, टीवी पे आकर कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इदारों की तब भी बेतौकीरी होती है जब आप अपने मसाइल बाहर, या जिस तरह खतूत की जो सिस्टम चल रहा है कि खत लिख दिया चीफ जस्टिस के बाद पहुँचता नहीं है, पहले मीडिया के पास पहुँच जाता है, तो ये इस तरह नुकसान होता है। मैं समझता हूँ जिस फोरम पे वो मौजूद थे या वो उस फोरम के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस, उसमें मेरा रोल आज नहीं है। वो सारा जो है वो उस फोरम का मामला है, वो फोरम के अंदर हल किया जाता है, इख्तिलाफ राय हो या अपनी राय हो। अच्छा, ये इनसे पूछ लेते हैं अख्तर साहब, जिस तरह खेलदास कोहिस्तानी साहब कह रहे हैं कि अगर आपको कोई इख्तिलाफ था तो आपको चाहिए था उसको आप एक्सप्रेस करते जेसीपी के अंदर, और इस तरह से इस्तीफ़ा दे के फिर आपको बाहर नहीं आना चाहिए था। देखिए बात यह है कि जो फोरम के अंदर बात करने की है वो तो हमने फोरम के अंदर बात की, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे एक बार काउंसिल ने, उस बार काउंसिल ने नॉमिनेट किया है जो मुझ पर कॉन्फिडेंस करती है एक यूनानिमस विल के ऊपर, और अगर बार काउंसिल के अंदर और लोगों के व्यूज़ के अंदर शार्प डिवीजन है तो मैं समझता हूं कि उस वक्त मुझे जो यूनानिमसली नॉमिनेट हुआ था बंदा उसको बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं यूनानिमस व्यू का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बार काउंसिल का नुमाइंदा हूं। आप वहाँ देखें कि हमारे जो बार जुडिशल कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो ये तो कहते हैं कि हम अपनी पार्टी के नुमाइंदा हैं और हम अपनी पार्टी से जो है वो पूछ के करेंगे। उस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उन्होंने कहा कि हमें हमारे चेयरमैन जो है इमरान खान साहब से ने कहा है कि आप वॉकआउट कर जाएं, आप चले जाएं। तो जुडिशल कमीशन के रहते हुए अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग अपने सरबराह की राय और नुमाइंदगी करते हैं तो मैं तो बार काउंसिल का नुमाइंदा हूँ ना। तो बार काउंसिल के अंदर अगर डिवीज़न है इन चीज़ों के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि भाई मेरा ज़मीर ये कहता है कि मैं एक ऐसे स्टैंड को लेके जाऊं जिस पर यूनानिमिटी है, और अगर यूनानिमिटी नहीं पैदा हुई है नहीं है तो उसको हम पैदा करने की कोशिश करते हैं।
वहाँ रहते हुए मैंने उन तमाम अपनी सवालात को और अपने जो जहन में जी चीज़ें थी उनको उठाने की कोशिश की, और उसके बाद अगर फिर भी मैं समझता हूँ कि यही होने जा रहा है, हो रहा है, तो फिर मुझे बाहर आके अपनी स्ट्रगल करनी चाहिए। बाहर मैंने कहा है कि भाई, मैंने अपने उस इस्तीफे में भी कहा कि भाई मैं बाहर निकलकर भी अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू के साथ, क्योंकि दो एक्सट्रीम है, मगर वो है जो मैंने पहले भी कहा। अख्तर हुसैन साहब, ये जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की आज प्रेस रिलीज आई है और जो पिटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, उसको उन्होंने एक तरीके से इंडोर्स किया है, क्या आप इसके साथ हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का मामला है, क्या ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मसला है? आप इसको ऐसे देखते? जी, मैं समझता हूं कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मसला तो है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस थे, उनका मैं एहतराम करता हूं, उनकी जो कॉम्पिटेंस के ऊपर और उनके एलिवेशन के ऊपर मुझे इस तरह से एतराज़ नहीं है कि वो उनकी इंटेग्रिटी का कोई मसला है। मेरा तो सिर्फ ये मसला है कि जो सीनियरिटी से ला के वहाँ लाए गए हैं डोगर साहब, उनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए तो वो डिस्प्यूटेड है। जैसे आप देखें कि लेटर्स भी आए हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी कहा है, तो ये अगर उनको ना लाते फॉर द टाइम बीइंग तो कोई मसला नहीं था, इतना ज़्यादा शायद एग्रेवेट ना करता सिचुएशन। राइट। रऊफ अता साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे अख्तर हुसैन साहब, अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जाहिर है आप किसी और को नॉमिनेट कर देंगे, मगर क्रेडिबिलिटी की जो है जुडिशल काउंसिल की, वो अफेक्ट नहीं हुई? देखिए, क्रेडिबिलिटी तब इसकी मुतासर होती अगर ये शुरू में रिज़ाइन दे देते, उसका हिस्सा ना बनते। अभी तो तमाम चारों सूबे में तैनातियाँ हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी तैनातियाँ हो चुकी हैं, अभी तो तकरीबन सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। बहरहाल जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है उसका अज़ाला होना चाहिए। और किस तरह होगा वो ये बार कौंसिल को बताएंगे कि ये सूरत हाल है, कि हमें इस बारे में आप बताएं कि ये कि उनको टाइम मिलना चाहिए था। अगर 50 कैंडिडेट आते हैं, उनकी जितनी जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है कि अगर वो सफिशेंट टाइम इनको नहीं मिलता उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन का, तो उसको टाइम मिलना चाहिए ताकि मेरिट बेस अदलिया जो है वो वजूद में आए। आपकी बात सुनेंगी? बाहर हम अपनी बात उठाएंगे, मेरिट बेस अदलिया को ना ज़रूरी है। खेलदास साहब, वेरी क्विकली आप इनकी बात सुनेंगे कि जो अख्तर हुसैन साहब तनकीद करके गए हैं उसके ऊपर गौर होगा? मैंने ये कहा कि यही बात अगर जो तहफ़्फ़ुज़ात का है वो उस फोरम पे उठाते तो अच्छी बात नहीं थी। वो कह रहे हैं कि वो उठाते रहे इस चीज़ को, वो कहते हैं कि वो उठाते रहे, बार बार इस चीज़ को उठाते रहे फोरम के ऊपर। आखिरकार तंग होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो वहाँ पे भी क्या कोई फैसला हो, एक शख्स की अगर राय है या सारी, तो मैं समझता हूँ जमहूरियत इसी में है कि अक्सरियत राय का जो फोरम फैसला करता है उसको मानना चाहिए। तो ये कोई वो तो नहीं है कि बस कोई फैसलों को ज़बरदस्ती किया जा रहा है। ज़ाहिर इत्तेफाक राय से फैसले होते हैं, और इत्तेफाक तभी होता है जिसमें अक्सरियत होती है। अच्छा, एक चीज़ ठीक अख्तर हुसैन साहब, खेलदास साहब कह रहे हैं जी अक्सरियत जहाँ है वहाँ पे फैसले हो जाएंगे, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। जी देखें, ठीक है, डेमोक्रेसी में जो है वो अक्सरियत से फैसले होते हैं, लेकिन उसको अगर क्राइसिस सिचुएशन में है तो पार्लियामेंट के अंदर भी कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाती है। अगर ब्रूट मेजॉरिटी से आप फैसले तो आपको करने का इख्तियार है, आप कर लेते हैं, लेकिन वो पायदार नहीं होते, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसको वो ऑनर नहीं मिलता उन फैसलों को जो आप एक तरफा ब्रूट मेजॉरिटी की बुनियाद पर करते हैं। आपको कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए। आप पिछले जो कमीशन रहा है प्रीवियस, मैंने जिसका जिक्र किया है, तो उसके अंदर भी मेजॉरिटी से फैसले होते रहे ना, लेकिन लोग उसको कोर्ट पैकिंग करते थे, लोग उसको सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स को वायलेट करने के ऊपर तनकीद करते थे। तो हम चाहते हैं कि तनकीद से बालातर हों। अच्छा, आपने जो खेलदास साहब आपने बात करनी है, मैं चाहूँगी इधर एक छोटा सा वक्फा शामिल करूँ, और चूँकि अख्तर हुसैन साहब ने बात की है कि जी मामलात कंसेंसस के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं आपकी नज़र एक ऐसे मामले के ऊपर लाना चाहूँगी जहाँ पे मामलात कंसेंसस से आगे नहीं बढ़े और सियासतदानों ने पीका तरमीमी बिल 2025 पास कर दिया, जिसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स, सहाफ़ी और अब वकला भी सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से आप एक छोटी सी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पीका तरमीमी एक्ट की मजम्मत करते हुए हुकूमत से इस कानून की मनसूखी का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सहाफ़ियों के साथ पीका तरमीमी एक्ट पर मुशावरती इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता का कहना था कि मज़कूरा कानून साजी नाकिस थी, इसीलिए इसको खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये जो तरामीम है उनको मनसूख करने का मुतालबा करती है और इसके अंदर बदनीति पिन्हा है। कंप्लेनेंट की जो तशरीह है उसको मुबहम रखकर हर शख्स को मुद्दई का दर्जा दिया गया। पीका तरमीमी एक्ट में हुकूमत ने गलत इंफॉर्मेशन देने की सजा 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर की है। इसके अलावा इस कानून के तहत सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक ट्रिब्यूनल भी कायम की जाएगी, जिसमें एक सहाफ़ी को भी शामिल किया जाएगा। जबकि आज के मुशावरती इजलास में PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने ऐलान किया कि कोई भी सहाफ़ी इस ट्रिब्यूनल का हिस्सा नहीं बनेगा। कौन सा जर्नलिस्ट इस ट्रिब्यूनल में जाके बैठेगा कि अपने हाथ से अपने लोग ज़िबा कौन करता है? हमें इन्होंने राब्ता किया, बिल्कुल कैटेगोरिकली हमने नो हमारा कोई जर्नलिस्ट इस ट्रिब्यूनल में नहीं चाहेगा और अगर कोई बैठ गया तो हम में से नहीं हो। सीनियर सहाफ़ी आरिफा नूर का कहना था कि जो लोग ऐसे कवानीन की हमायत करते हैं उनकी भी मजम्मत करनी चाहिए। जो हमारे कॉलीग्स कह रहे हैं कि जी ये प्रेस पे आप इसमें से चैनल्स को निकाल दें या प्रेस को निकाल दें, हमारे पास तो एडिटोरियल फिल्टर्स हैं, आप दूसरों के ऊपर इम्पोज कर लें, ये बहुत गलत बात है क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये क्यों कहा जा रहा है, बट हम इस एफर्ट को या इस आइडिया को तो कंडेम करें ना। याद रहे कि पीका तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से मुसलसल मुल्क गिर भूख हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, जबकि इस कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर की हुई है। तमाम स्टेक होल्डर का कहना है कि इस काले कानून को फौरी वापस लिया जाए, वरना इसके खिलाफ तहरीक का दायराकार मजीद वसी कर दिया जाएगा। स्पॉटलाइट के लिए फौजा कुलसुम राना। वेलकम बैक नाजरीन, हमें जाहिद हुसैन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। जाहिद साहब, पहले आपके पास ये बताइए कि आज सहाफ़ी जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रऊफ अता साहब के पास गए, वहाँ के अहदेदारों से आपकी मुलाकात हुई और आपने ये मुतालबा भी उनके सामने रखा कि रिपील कर देना चाहिए इस लॉ को। तो आपकी ये एक्सपेक्टेशन जो है कि जी वकला बरादरी आपके साथ चलेंगी, ये वकला बरादरी से क्यों है? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि डेंटिस्ट एसोसिएशन से तो आपकी ये तवक्को नहीं होती, मगर वकला बरादरी से क्यों होती है? देखिए एक बात तो साफ है कि जब हम ये बात करते हैं कि पीका कानून की, तो पीका कानून जो है उसको ये कहना है कि सिर्फ सहाफ़ियों पे उसका असर होता है, ये मेरे ख्याल गलत है। ठीक है, सहाफ़ी इससे मुतासिर ज़्यादा होंगे, लेकिन ये जो पूरे मुल्क के अवाम पे जो है उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदी है। और मैं समझता हूँ कि इसको इसी तरह जैसे कहा जाता था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्पीच जो है ये इसको कहा जा सकता है इस कानून को। तो जब हम ये बात कहते हैं कि पूरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म की गई है, तो इसमें तमाम लोग शामिल हैं। और जहाँ तक इसी का ताल्लुक, जैसे आपने कहा कि बार एसोसिएशन का क्या ताल्लुक है, देखिए बार भी जो है इस वक्त जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ है, चाहे पीका कानून हो, चाहे जो है आईनी तरमीम जो है जुडिशरी के हवाले से हो, उसका ताल्लुक एक ही चीज़ से आता है और वो यही रहती है कि ऐसा असल मकसद हुकूमत का ये है इस वक्त कि किसी तरह पे जो है आपको कोई किस्म की, चाहे आप ऑटोनॉमी अगर सुप्रीम कोर्ट के आपकी होती है खराब और उसके बाद जो है पीका कानून बनते हैं, तो इसका एक गहरा ताल्लुक बन के आता है। मैं समझता हूँ कि बार का इसमें बहुत ही मजबूत आज रवैया रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जब आप पाबंदी लगाते हैं तो सिर्फ सहाफ़ियों की जद्दोजहद नहीं होती है, उसमें वो तमाम जो है सिविल सोसाइटी का भी एक रोल होता है और ख़ास तौर पे बार का इसमें बहुत अहम रोल हो सकता है कि ये सारे लोग मुतासिर होते हैं इससे। जी, रऊफ अता साहब, आपने इसको आज कंडेम किया है, इसको पीका तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सतह पे आपने इसको रद्द किया है। इससे आगे जाने के लिए आप तैयार हैं? आप कुछ ये भी सजेशंस आएंगे जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी इसके अंदर एक पिटिशनर बनना चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं, आगे का लाएअमल क्या होगा? देखिए, जो हमने इसका मुतालबा किया कि ये इसको मनसूख होना चाहिए, उसके लिए हमने वजूहात वहाँ बयान की सारी कि एक डिफेक्टिव लेजिस्लेशन है, ये उजलत में की गई है, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर थे उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया ना। और जिस इरा में अभी हम दाखिल हुए हैं, एक हम जो है इसमें इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल जर्नलिज़म जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो दूसरा इरा है, पोस्ट साइबर जर्नलिज़म सोसाइटी इस्टेब्लिश हो रही है आपके सामने,
और डाटा बेस जर्नलिज्म सोसाइटी बेस अभी हो रही है। अगर इस तरह के कानून आपने कराए तो ये सारी जो प्रोग्रेस हो रही मुल्क के अंदर ये रुकना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और इसके साथ साथ हमने इस बात की और भी वहाँ वजाहत की कि ये जो आपने कंप्लेनेंट की जो तशरीह की है ये भी मुबहम है, क्योंकि आप किसी भी शख्स को आपने जो उसमें एनी इंडिविजुअल का नाम देके या एनी पर्सन का नाम देके कोई भी आदमी किसी भी स्पीच को कह देगा ये क्रिमिनलाइज स्पीच हुई है, तो वो जाके सक्खर में भी एफआईआर दर्ज करेगा, कोयटा में भी कर देगा, ग्वादर में भी कर देगा। एक स्पीच को मुख्तलिफ वक़ूआत बताते हुए एक आदमी को मुख्तलिफ एफआईआर, एक ही वकूए की मुख्तलिफ एफआईआर मुख्तलिफ स्टेशनों में दर्ज हो जाएंगी और वो बेचारा फिर इन्हीं चक्रों में फिरता रहा करेगा। तो ये मुबहम है, इस पे भी हमने काफ़ी वजाहत की। और इसके साथ साथ हमने इसको मेन जो कहा कि ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन ये ह्यूमन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे उससे भी मुतसादम है। और हमारे अपने आइन की दफ़ा 19 आइन की जो आर्टिकल 19 है उससे भी मुतसादम है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हर शख्स को हक देता है। और यानी आपने कहा कि रिपील करना चाहिए। और सारे इसके जो ट्राइब्यूनल हैं उसका ट्राइब्यूनल में भी हुकूमती कंट्रोल ज़्यादा है। उस पर भी हम चाहते हैं कि अथॉरिटी को एक ओपन हैंड दे दिया गया है, वो किसी भी चीज़ को ब्लॉक करे, किसी भी चीज़ को जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको भी डेटर कर सकता है। ये तो आपने फ्लॉज बता दिया, अगला लाएमल आपका अगला लाएमल यही हम जो आपकी जो जर्नलिस्ट सोसाइटी हमारी जो है वो जो इसमें तावन कह रही है हम उसके साथ तावन करेंगे। अच्छा, तो हम शाना बशाना के साथ चलेंगे। जहाँ तक पिटीशन से रिलेटेड जो आपने बात की है उसमें हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे और उसके सामने इंशाल्लाह रख के मेजॉरिटी के साथ ये डिसीजन लेकर आपके साथ शामिल होंगे। तो यानी ये एक बड़ा फ्रंट बन रहा है जर्नलिस्ट का, लॉयर्स का, और ये बड़ा ख़तरनाक फ्रंट हो सकता है हुकूमत के लिए। पूछेंगे खेलदास साहब से कि क्या रिपील होगा ये कानून, और फिर हम अख्तर हुसैन साहब से पूछेंगे अब ये मामला जाएगा अदालतों में। अदालतों में लोग कहते हैं जी कोर्ट पैकिंग हो गई है, तो फिर अदालतों से क्या उम्मीद होगी? वक्फे के बाद हम ये सब सारे सवाल रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। खेलदास कोहिस्तानी साहब, ब्रेक से पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रऊफ अता साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया कि जी हम आगे जाके सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े होंगे। हम ये कहते हैं कि इस बिल को जो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस कह रही हूँ, पीका तरमीमी एक्ट है 2025, आप इसको रिपील करें। कोई ऐसा आपने कुछ सोचा है कि जी चूँकि इसके ऊपर इतना तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप इसको रिपील करने के लिए तैयार हो सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो एक आज़ाद बॉडी है। उनकी राय का हमें एहतराम है, वो कोई भी अपनी राय दे सकते हैं। जो बात आप कह रही हैं कि एहतजाज हो रहा है, ये भी एक जमहूरियत का हुस्न है। एहतजाज और इख्तिलाफ राय सुनी जा रही, की जा रही है, तो मतलब मुल्क में ये कोई ये एक हक है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये पीका एक्ट किसी मखसूस तबके सहाफ़त के ख़िलाफ़ नहीं है, ना उनके लिए है। ये एक जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा है, उसके रोकथाम के लिए है। और आप मुझे ये बताएं मुनीज़े, एक झूठी खबर के तहत जड़ांवाला हो, कई ऐसे वाक़यात में बता सकता हूँ, उस खबर की शरंगेज़ी से किसी की मुक़द्दस जगहों को जलाया जाए, उनके घरों को जलाया जाए, एक फेक न्यूज़ के तहत। तो क्या इस मुल्क में कानून नहीं होना चाहिए? नहीं, कानून तो होना चाहिए, मगर किस किस्म का होना चाहिए, इसके ऊपर लड़ाई है ना। अब ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि जी आप इसको रिपील करें फिलहाल, फिर हम आपके साथ मिलके स्टेक होल्डर्स मिलके आपके साथ और कवानीन बना सकते हैं, मगर पहले इसको तो रिपील करें। देखें, जमहूरियत में बात सुनी जाती है, तब जो है किसी भी बात पे, किसी भी नुक्ते पे इख्तिलाफ राय आता है, उसका हल निकाला जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि झूठ और जो प्रोपेगेंडा है या जो शरंगेज़ी है वो बंद होनी चाहिए। दुनिया भर में कानून है। लंदन में एक फेक न्यूज़ चलती है, उस पर कार्रवाई 3 दिन में सजाएं हो जाती है। नहीं, मगर खेलदास साहब, कता कलामी माफ, लंदन के अंदर डेफेमेशन क्रिमिनलाइज नहीं है। इसके ऊपर अख्तर हुसैन साहब, एक आपसे सवाल। खेलदास साहब जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे भाई हैं, कहते हैं जी जमहूरियत में बात सुनी जाती है, मगर इस वक्त हुकूमत किसी भी मूड में नहीं है कि वो रिपील करे। मामला जाने अदालत में कोर्ट पैकिंग हुई हुई। आपको अदालतों से क्या उम्मीद है अख्तर हुसैन साहब? अब देखिए मुनीज़ा बीबी, ये इनके मुताबिक जो है वो जमहूरियत में बात सुनी जाती है, मानी नहीं जाती, क्योंकि ये इस किस्म की जमहूरियत है। हमारे यहाँ जमहूरियत और जमहूरी इदारे और पॉलिटिकल पार्टीज़
बहुत कमज़ोर इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं और से डोमिनेट होते हैं, इसलिए जो बात सुनी जाती है मानी नहीं जाती। सारा मुल्क चीखे उनके अपने मफादात में ये है या उनकी पॉलिसी में ये है तो वो यही करेंगे। मैं समझता हूँ कि लेकिन इसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन बिल्ट हुआ है और होगा, और मज़ीद इसके ऊपर अदालतों से क्या उम्मीद है आपको? सर अदालतों से तो अब वो अदालतों में मसला जाएगा तो अदालतों के अंदर देखेंगे कि अदालतें क्या करती हैं, उनके फैसलों के ऊपर है कि किस तरह से उसको बिहेव करती हैं। हम तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं। अच्छा जाहिद साहब, आप भी अच्छे की उम्मीद रखते हैं, चूँकि आप सहाफ़ी बरादरी को एक तरह से आप उनके रहनुमा भी रह चुके हैं। आपको उम्मीद है कि ये बिल या रिपील होगा या इसके अंदर आप समझते हैं कुछ और अमेंडमेंट्स ही यहाँ तक ही होगा बस? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत इस बात के लिए तैयार होगी। मैं जो अगर देखा जाए तो बिल कहने को तो ये पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन सबको पता है कि बिल के लिखा कहाँ गया था और किस तरह से इम्पोज किया गया है। तो जो बातें कर रहे हैं कि लोग जो है कि जमहूरी हक है, तो मैं समझता हूँ जमहूरी हक अगर होता और जमहूरी अमल होता तो शायद ये बिल कभी भी पास नहीं होता। दूसरी बात ये आती है कि मैं नहीं समझता हूँ कि ये हुकूमत इस काबिल है कि इसको बंद कर सके। जैसे आप आज भी किसी ने बात की थी कि वज़ीर आज़म ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कहा था कि इसको आप 15 दिन तक के लिए विथहेल्ड कर दें, लेकिन सुबह को जो है वो बिल पास हो गया। मसला ये आता है कि क्या ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, लेकिन पार्लियामेंट की बालादस्ती तो बहुत दिन से ख़त्म भी हो चुकी है। बालादस्ती तो किसी और की है। लेकिन एक और जो सबसे अभी किसी साहब ने फरमाया था कि फेक न्यूज़ अगर होती है, कि जिसकी एक मिसाल दी गई, किसी ने गुजरांवाला से ये बात की है और उस पर जला दिया जाता है। देखिए, बात ये नहीं हो रही है, ये तो हुकूमत का फर्ज है कि इस किस्म का अगर कोई कार्रवाई करता है तो आपके पास लॉज मौजूद हैं उसको खत्म करने के लिए। लेकिन जब ये बात करते हैं कि आप पे तनकीद नहीं हो सकती है, लॉ मेकर्स पे तनकीद नहीं हो सकती, मुख्तलिफ इदारों पे तनकीद नहीं हो सकती, तो फिर के उसका ये तो नहीं है कि